भाई विनोद कुमार चंद्रशेखर जी, हमारे युवा नगराध्यक्ष, हमारे भांजे सम्मानित जी अंकित सेन जी, प्रशांत जी, दीपक जी, संजू भैया, राजा जी, हमारे प्रमोद जी, सभी लोगों ने जो अथक प्रयास करके आज के कार्यक्रम को सजाया है, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज 100 साल पूरे 2024 में होने जा रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिसको हम गुजरी का लाल कहते हैं, एक नाई गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद, शिक्षा रूपी श्रेणी का दूध पीने के बाद बिहार जैसे प्रांत का, जहां पर कैस्ट, कास्ट और क्रिमिनल जैसी व्यवस्था हो, उसमें 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री का रह करके जो दलितों का, खासतौर से अति पिछड़ी समाज की जातियों का जो गौरव और मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, ऐसे एक पुण्य आत्मा जननायक कर्पूरी ठाकुर को मैं नमन करता हूँ। संत शिरोमणि सेन जी महाराज, जिनको हम सभी अपना आराध्य मानते हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करता हूँ, जिन्होंने हम सभी को समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार किया है। महर्षि मनु कहते हैं, यत् नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने महिलाओं को ब्रह्मा बबूत कहा है, और हमारे मंच में श्रीमती विमला सेन जी बैठी हुई है। जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान हो महिला शक्ति के रूप में। जननायक कर्पूरी ठाकुर को हमें क्यों आपके बीच में लाने की आवश्यकता पड़ी? वर्ष 2008 में जब हमने पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मेहरौनी में मनाई, तो लोगों ने कहा वो तो बिहार के थे, हमें उनसे क्या लेना देना। और उससे कारवा बड़ा आज पूरे ललितपुर जनपद में कर्पूरी ठाकुर की स्टेचू आपको दिखाई देती है। जब आप ललितपुर में जाएंगे तो चौराहे पर कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति लगी हुई है। जहां पर मध्य प्रदेश में कभी चर्चा नहीं होती थी, हमारे महेंद्र सिंह राजगढ़ ब्यावरा, हमारे भाई गोरेलाल जी सेन जी, हम लोगों ने मिलकर के जब उससे कहा कि आप संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंतियां तो बनाते हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को नर्मदा जी, अगर आप कर्पूरी ठाकुर से परिचित नहीं कराओगे तो कौन नाई का बेटा फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख पाएगा। और हमारे महेंद्र सिंह ब्यावरा वालों ने हमसे जननायक कर्पूरी ठाकुर का जीवन चरित्र मांगा और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। आज पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो टीवी से परमात्मा हो, चाहे राजेश्वर हो, चाहे गोरेलाल जी हो, चाहे नर्मदा जी, चाहे विनोद जी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर को बड़े ही तहे दिल से उनकी जयंतियां मना रहा है, उनकी पुण्यतिथियां मना रहा है, कि हम सभी के लिए गर्व की बात है। क्यों हमें कर्पूरी ठाकुर को याद करना पड़ रहा है? जिस व्यक्ति ने गरीबी में जन्म लेकर के, जिसके पिता ने बाल बनाने का कार्य किया, और जब वो मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं और उनके पिता एक सामंत के पास लेकर के कहते हैं कि मेरे बेटे ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, तो वो सामंत व्यक्ति कहता है बहुत अच्छा, आओ और हमारे पैर दबाओ। इस मानसिकता में कर्पूरी ठाकुर ने जन्म लिया था। बाबा साहब अम्बेडकर को कोई व्यक्ति मुंह पर गाली नहीं दे पाया कभी, लेकिन इस देश के अंदर कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए भी सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा मुंह पर गाली खाने वाले देश के प्रथम दलित पिछड़ों के मसीहा हुए, जिन्होंने मुंह पर गाली खाई। तब ये कहा गया, जब उन्होंने आरक्षण की बात की, उन्होंने कहा कि धन कर्पूरी तरह और आप बाल बनाइए क्योंकि आप नाई जाते। ऐसे ऐसे संत जब उनको कसे गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो माँ के गर्भ से ही इन बातों को सुनते चले आ रहे हैं, हमें तो अपने गरीब असहाय लोगों की आवाज बनना है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर वंचितों की आवाज बने। अगर किसी ने एक पर्ची उनको जाते समय दे दी मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उन्होंने नर्मदा जी से बड़े सवाल के रखते थे कि हमारे गरीब व्यक्ति का काम है, और हम इसको ऐसे नहीं कर लिया और फेंक दिया आपके नेताओं की तरह। आज यदि कोई प्रधान बन जाता है तो करोड़ों की चल अचल संपत्ति हो जाती है।
जो व्यक्ति 2 बार देश का मुख्यमंत्री रहा हो, 1 बार मुख्यमंत्री रहा हो, उसके पास मरते समय अब आखिरी समय पे अपने दोस्त से कहते हैं कि 33,000 रुपए हैं, मुझे गांव समस्तीपुर का घर बनवा देगा। तो वो कहते सेना जी, कर्पूरी जी, इतने रुपयों में कहाँ घर बना। ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने दलितों के लिए आरक्षण देने के साथ साथ बंदूक देने का कार्य किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जब एक बार विदेश यात्रा पर जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, तो जो कोट पहने जाते हैं उस कोट में छेद है, और वही वो बात पहन के जाते हैं। तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बड़े कर्पूरी को नया कोट दिया। 14 साल नेता जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बना, जब उनके घर जाते हैं और उनके दरवाजे छोटे से और से लगता है, तो कहते हैं कर्पूरी जी, इस घर के दरवाजे को थोड़ा ऊंचा करा दीजिए। तो कर्पूरी जी क्या जवाब देते हैं, जब तक हमारे देश की, इस प्रदेश की गरीब जनता के घर नहीं बन जाएंगे, तब तक कर्पूरी ठाकुर का घर नहीं बनेगा। ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे समाजवादी विचारक को अगर हम याद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके विचारों की हत्यारे हम स्वयं होंगे। तो हम सभी को संकल्प लेना है कि अपने आने वाली पीढ़ी को उनके विचारों से परिचित कराना पड़ेगा, तभी नए राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र नहीं होता विकासशील धन के भरे खजानों से, और राष्ट्र नहीं होता विकासशील मोटरकार विमानों से, और राष्ट्र नहीं होता विकासशील विश्व सुंदरी किसानों से, और राष्ट्र होता विकासशील चरित्रवान मॉडल। जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षा और सुशिक्षा, माता जी हमें कोई शिक्षा नहीं देनी है कि हमारा बेटा IAS PCS बन गया, थोड़ी सी समस्या आई और अपनी लाइसेंस की दीवार में उठाई तो कनपट्टी पर लगा दी। हमें वो शिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो वो शिक्षा चाहिए कि हम गरीबी में रहकर भी कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाए, हम उस समस्याओं का सामना करें, समाधान ढूंढें, लेकिन कभी भी आत्महत्या ना करें। वो शिक्षा चाहिए हमें, वो संस्कार अपनी युवा पीढ़ी में चाहिए कि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी नशा से मुक्त रहे, अशिक्षा से मुक्त रहे, अन्याय से मुक्त रहे। और जब तक हम अपने आने वाली पीढ़ी को नशा मुक्त नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपने यौवन को नहीं बचा पाएंगे। हमें परिवार बचाना है, हमें समाज बचाना है, हमें राष्ट्र बचाना है, और तभी बचेगा जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुशिक्षित, सुसंस्कारित, और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि उस अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा रूपी का दूध आपको पिलाना पड़ेगा। मैं बात करने लगा हूं, यदि हमने अपने समाज में जो चारों ओर देख रहे हैं, आज भी हमारे लोग उसी भ्रष्टाचार को करते चले आ रहे हैं जो उनकी कई पीढ़ियां करती चली आ रही है। नर्मदा जी उन्होंने मान लिया है कि हम तो साहब नाई परिवार में पैदा हुए हैं, हमारा तो कार्य केवल बाल बनाना। 200 साल पहले पीछे जाइए, आपके पूर्वज सर्जन से सर्जन, और आपने राजू दीक्षित जी को सुना हुआ चाहता, तो प्रमाण के साथ कहता है कि नाई समाज के पूर्वज 250 साल पहले, 200 साल पहले सर्जन। हमारे सम्मानित पटवारी जी की माता जी, हमारी दादी जी, जब किसी को कोई बड़ा थोड़ा हो जाता था तो नानी लेकर के उसका ऑपरेशन वहीं घर पर बैठ के कर देती, इतनी बड़ी सर्जरी। ये क्या है? हमारे पूर्वजों की निशानियां जिनको हम खोते चले जा रहे हैं, और हम केवल बाल बनाना तक सीमित हो गए। हमारे कहने का आता ये नहीं है कि आप इस काम को छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल करिए, लेकिन उसमें भी आज एक हाईटेक मामला आ गया है। आप ब्यूटी पार्लर का नाम सुन रहे हैं, हमारे यहाँ लोग हैं तो सिल्लू भैया जैसे कि 200, 250, 300 रुपये ले लेते। इस तरह से हमें अपने उसको मोटिफाई करना पड़ेगा, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसको हमें शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे से कहा बेटा तुम 10 में पढ़ लो, चाय दुकान पे चले जाओ, और उसने बस तय कर लिया कि अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। कल्लू भाई, कल्लू जी, माता जी, मुड़ी और तेरा घूमते घूमते खड़े और खड़े में उन्होंने देखा
कि सामने एक हल्का सा घर बना टूटा फूटा और चारों तरफ कोई भी जमीन पड़ी है खाली। उसने आवाज लगाई उन गुरु चेला ने, कौन? तो अंदर से फटे बच्चे आए, पत्नी आई, पति आया। उन्होंने कहा हमें रुकना है, आज कुछ भोजन पानी आपके यहाँ पाना है। तो उसने कहा ठीक है किसान ने, आप भोजन पाइए। बोले जमीन किसकी पड़ी है? बोले जमीन हमारी है। बोले फिर क्या करते हो आप? बोले हमारे पास एक भैंस है। बोले हम मुझे दूध निकाला थे, बेचते घर खा रहे, कोई दमा गुजारा कर लो। गुरु जी ने, चेला जी ने बढ़िया भोजन किए और भोजन करने के बाद चेले से कहा बेटा सुबह 4 बजे उठना है और ये जो इस किसान की भैंस है ना, इस भैंस को अपने साथ ले चल रहा है। चेला ने कहा कैसा गुरु, जीवन भर तो अच्छी शिक्षा देता था, आज केला रुपया खाया किसी की भैंस लेके चल रहा है। और सुबह 4 बजे भोर में गुरु चेला भैंस को लेकर के चले जाते हैं। किसान परेशान, क्योंकि रोजी का गुजारा तो वही था। कुछ वर्षों के बाद जब वो गुरु चेला वहाँ चेला जाता है और देखता है कि चारों ओर बढ़िया आलीशान मकान, चारों ओर फलों की खेती हो रही है, सब्जियों की खेती हो रही है, ट्रक के ट्रक लोड होके जा रहे हैं। उस चेले ने कहा हम तो आए थे और यही उनका मकान था। वो जाने लगा, उसने किसान ने पूछा भाई कहाँ से आए हो? बोले बहुत यहाँ आए थे, यहाँ कच्चा मकान था, यहाँ कोई खेती बाड़ी कुछ होती नहीं थी, उनसे मिल जाते। बोले तो मैं ही किसान हूँ। बोले उस समय खराब थी, आज क्या हो गया? मैं स्वागत करता हूँ, बंदा अभिनंदन करता हूँ, टूट जाता है। बोले हाँ। फिर बोले हमारे पास एक भैंस थी और एक भैंस रात को चली गई। बोले फिर तुमने क्या किया? बोले तो क्या करते, जंगलों में लकड़ी काटी, लकड़ी काट करके कुछ उससे हमने यहाँ खेती की, आम के बाग लगाए, फलों के बाग लगाए और धीरे धीरे हमारा व्यापार इतना बढ़ गया कि आज पूरे भारत में हमारे यहाँ से घर की जाती। बोले तो उस समय क्यों नहीं कर सकते थे काम? बोले उस समय हमारे पास भैंस है। इसी प्रकार से नाई समाज के पास भी एक भैंस है और जब तक हम उस भैंस को नहीं छोड़ेंगे तब तक वो उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमें उस भैंस को लेकर के आज यहाँ से जाना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, कहने का आशा हमारा ये है प्रकाश भाई, हमारी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर हमने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला तो हम समाज और राष्ट्र में कोई उन्नति नहीं कर पाएंगे। मैंने स्वयं गोपाल जी मास्टर बनने मतलब कक्षा 8 से बाल बनाने का काम प्रारंभ किया। मेरे पिताजी ने बाल बनाए, मेरी माँ ने गांव का काम किया और इन सारे कामों को करते हुए, बाल बनाते हुए 8वीं कक्षा में स्कूल में भी पढ़ते थे और सोमवार को बाल बनाने जाते थे और उसी में गरीबी में रहकर के पढ़ाई का कार्य किया और पढ़ने के बाद शिक्षित बने और टीचर बने। और टीचर बनने के 2001 में आदर्श टीचर बनने के बाद 2003 में 1 घंटे में केवल आदर्श विभाग सम्मिलित किया सुमनलता जी जो सागर की 1 घंटे के अंदर। और आपके बीना में मैंने कहा था जब शादी पूछी थी कि हमें अगर कोई गरीब पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए चाचा तो बिना दहेज के आदमी में शादी कर ली, और वही आपके भतीजे ने किया था, जो कहा जो किया। और आज दोनों मियां बीवी टीचर है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन पर डे 8:45 बजे से 9:30 बजे तक ऑनलाइन टीवी पर कार्यक्रम ना चलता हो। पूरे दिन से लोग हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें समाज में पहचान बनानी पड़ेगी और बनेगी तभी जब हमारी युवा शक्ति घोर में जगेगी। हमने यहाँ आकर के देखा हमारे लोग